ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है कि मकर राशि वालों के लिए अप्रैल के अंतिम भाग में ग्रहों का योगायोग किस प्रकार का बन रहा है। देखिए मकर राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से आपकी राशि के स्वामी शनि महाराज हैं और मंगल आपकी राशि पर आकर उच्च के होते हैं। आपकी राशि से द्वितीय भाव में शनि मंगल की जो युति पिछले करीब 1.5 महीनों 40 दिनों से चल रही थी, अब वह समाप्ति की तरफ है। अप्रैल के अंतिम भाग में युति हट जाएगी और आपके द्वितीय भाव, वाणी वाले भाव में, धन वाले भाव में, कुटुंब वाले भाव में जो परस्पर विरोधी ग्रहों की युति चल रही थी, शनि मंगल, शनि महाराज वहाँ स्वग्रही होकर विराजमान थे और मंगल वहाँ पर आकर शनि के शुभ प्रभाव को समाप्त करने का प्रयास कर रहे थे, लगातार अशांति का वातावरण बना रखे थे। अब वो समाप्ति की कगार पे है, बदलने वाले हैं। इसके साथ साथ शुक्र आपके राज्य के स्वामी वो भी अब परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। अपनी उच्च राशि से निकलकर आगे सूर्य के साथ जिस प्रकार का योग बनने वाला है, अस्त होने वाले हैं, बुध का परिवर्तन होने के योग बनने वाले हैं। ये सारे ग्रहों का परिवर्तन अप्रैल के अंतिम भाग में आपके साथ क्या कुछ करेगा और कैसे उन ग्रहों के प्रभाव को निष्क्रिय करने के लिए, अशुभ प्रभाव को निष्क्रिय करने के लिए आप कौन से खास उपाय कर सकते हो। तो देखिए भारतीय कालगणना के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे रास्ते बताए गए हैं कि बहुत सुंदर तरीके से उन रास्तों का उपयोग कर कर, उन योगा योग को उपयोग कर कर, उन वास्तविक तौर पर मुहूर्तों का उपयोग कर कर आप आने वाले कष्टों को बहुत बढ़िया तरीके से दूर कर सकते हो। कई ग्रहों का प्रभाव अच्छा होता है, कई प्रभावों का अशुभ होता है, परिवर्तन जो होता है, और कई ग्रहों के उपचार के लिए कई ऐसे विशेष योग बनते हैं जो ज्योतिष गणनाओं में मुहूर्त की संज्ञा में उपस्थित होते हैं, योगा योग के रूप में उपस्थित होते हैं। यदि बुद्धिमानी के साथ उन आध्यात्मिक सूत्रों को समझते हुए उन सूत्रों को समझ लिया जाए, रहस्यों को समझ लिया जाए, उस समय की काल गणना को समझ लिया जाए, तो हम जीवन के बहुत सारे कष्टों से अपने आप की रक्षा करने के लिए बहुत सारे रास्ते अपना सकते हैं। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके साथ हर रोज़ जुड़े रहते हैं और बहुत सारी बातें आपकी राशि के अनुसार से बताने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोग समय समय प्रश्न भी करते हैं, आते भी प्रश्न है कि महाराज 12 केवल राशियों के अंदर ही पूरे विश्व को आपने विभाजित कर दिया है, क्या मैं राशि कौन सी देखूं। देखिए राशि के अंदर गोचर का प्रभाव हम बताते हैं। जन्मपत्री का विश्लेषण करने के लिए तो पूरा विषय ओवरऑल किस प्रकार की स्थिति है, ग्रहों की स्थिति क्या होने वाली है, वो डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पर हैं, जीवन के पहले स्टेप पर हैं, 10 स्टेप नीचे हैं, 100 स्टेप नीचे हैं सीढ़ियों में, या 1000वें पायदान पर हैं। हर व्यक्ति पर ये आउटर जो एनवायरनमेंट है उसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है उसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। उसके लिए अच्छे से गोचर के माध्यम से इन राशियों का भी महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। अब आपकी चाहे वो नाम राशि है, चाहे वो जन्म राशि है, चाहे वो आपकी लग्न है या सूर्य राशि है, इन सबको अच्छे से अध्ययन करके समझना चाहिए कि आपकी जन्मपत्री के अनुसार से कौन सा मुख्य प्रभाव राशि जो गणनाएं उपस्थित कर रही हैं उसके लिए बहुत अच्छे से विवेचना की आवश्यकता होती है। खैर आज हम यहाँ उपस्थित हैं मकर राशि वालों के लिए बताने के लिए कि मकर राशि क्या कुछ करने के लिए योग बनाती दिखाई दे रही है। आने वाले समय में अप्रैल के अंतिम भाग में ग्रहों की गणना किस प्रकार रहेगी। यदि 21 अप्रैल से शुरू करें, चैत्र की बड़ी त्रयोदशी तिथि है, रविवार का अवसर है और ग्रहों के दृष्टिकोण से देखें तो आपके चंद्रमा भाग्य में चल रहे हैं। इस दिन चंद्रमा भाग्य में जाकर धर्म को उदय करने का प्रयास करते हैं और धर्म से लाभ देने का प्रयास करते हैं, धर्म मन में जगाने का प्रयास करते हैं। तो ये सुंदर भाव आपका रहेगा। केतु के साथ विराजमान होकर चंद्रमा आपके धर्म भाव में है तो अच्छा ही दिखाई देता है, लेकिन थोड़ा आध्यात्मिकता को ज़्यादा रूप में समझने का प्रयास करना चाहिए। धर्म विमुख मत होना, इस बात का ध्यान रखना। धर्म में आस्था जागती दिखाई दे रही है। जहाँ कुछ सत्संकल्प की कथाएँ चल रही हों वहाँ विशेष तौर पर उनको स्तवन करते हुए, ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिएगा। और बहुत सुंदर योग भी बना है इस दिन, प्रदोष है, रवि प्रदोष का योग है। रवि महाराज, सूर्य महाराज आपकी राशि के अनुसार से बृहस्पति के साथ बहुत सुंदर तरीके से उदय होकर, दोनों ग्रह विशेष तौर पर सूर्य तो उदय रहते ही हैं, बृहस्पति को अस्त भी नहीं कर रहे हैं अभी वो, और बड़े सुंदर तरीके से आपके सुख वाले भाव में आसीन है और ये बड़ा सुंदर योग बन रहा है। ऐसे में शाम को प्रदोष काल में विशेष तौर पर, क्योंकि प्रदोष का योग है तो ऐसे में भगवान शिव का शाम को ध्यान करें। कीर्ति का योग बना सकते हैं, यशस्वी होने का योग बना सकते हैं, आगे बढ़ने का योग बना सकते हैं। शाम के समय जब सूर्यास्त हो जाए उससे करीब 48 मिनट तक का ये योग बनता है जिसको कहा जाता है रवि प्रदोष। और रविवार के दिन प्रदोष का योग बन गया है। शंकर भगवान का जल से, गंगा जल से अभिषेक करें, जल से अभिषेक करें। देखिए पुष्टिदायक योग बनेगा, कल्याणकारी योग बनेगा, आगे बढ़ने का योग बनेगा। साथ साथ सर्वार्थ सिद्धि योग भी है, तो नए कार्य आरंभ करने के लिए ओवरऑल दिन अच्छा दिखाई देता है। 22 अप्रैल का दिन विशेष तौर पर चतुर्दशी तिथि है, रवि सोमवार का अवसर है। रवि योग विद्यमान है जो नए कार्यों को आरंभ करने के लिए, अच्छी गति प्रदान करने के लिए आपके लिए शुभता देता दिखाई दे रहा है।
ग्रहों की गणना आपके लिए अच्छी दिखाई देती है, सुंदर दिखाई देती है। आगे बढ़ने के सुंदर अवसर बनेंगे, धर्मयुक्त कार्य करने के सब सुंदर अवसर आपको प्राप्त होंगे, कथाओं को सुनने का, सही प्रकार से भगवान का स्तवन करने का। लेकिन ध्यान रखिएगा, दुर्जन लगातार आपको परेशान करने के योग बना सकते हैं। अननेसेसरी आपके कामों में कुछ ना कुछ लोग विघ्न उपस्थित करने का प्रयास कर सकते हैं, बुद्धि धर्म से हटाने का प्रयास कर सकते हैं। शनि की दृष्टि बृहस्पति और सूर्य दोनों पर विराजमान है और वो कहीं ना कहीं मन को कुंठित कर सकता है। तो ऐसे लोगों की संगत से दूर रहने का प्रयास कीजिएगा जो अननेसेसरी आपको गलत रास्ते पे डालने का प्रयास कर रहे हैं, तो अच्छा रहेगा। तो ध्यान रखते हुए कार्य करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो ऐसे में विशेष तौर पर एक उपाय भी करें, सुबह सुबह भगवान शिव का दूध से अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जप करें, कल्याण होगा। 23 अप्रैल का दिन अद्भुत है, पूर्णिमा है, चैत्र पूर्णिमा, हनुमान जयंती का पर्व है और ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। सबसे बड़ा परिवर्तन तो ये है, आपकी राशि के स्वामी जो शनि महाराज हैं वो मंगल के जो त्रास में थे उससे बाहर आ रहे हैं। सुबह 8:38 पर मंगल का ये परिवर्तन होने के योग बन रहे हैं। ये मंगल का परिवर्तन बहुत शुभ रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा, आपके कष्टों को निवारण करने वाला रहेगा और ऐसे में बहुत बढ़िया तरीके से आपको लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। तुला का योग बड़ा सुंदर है, तुला में चंद्रमा चले जाएंगे सुबह 9:15 पर और गज केसरी योग निर्माण कर देंगे। यह आपकी कीर्ति वृद्धि के लिए बड़ा सुंदर योग बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में इस सुंदर तिथि पे हनुमान जयंती पर हनुमान जी का स्तवन कीजिए, हनुमान जी का पाठ कीजिए। इस धरा पर हनुमान जी अजर अमर हैं। हमारे यहाँ विशेष तौर पर अष्ट चिरंजीवी शास्त्र में कहे गए हैं, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुराम से मार्कंडे च अष्टमा। ये अष्ट चिरंजीवी हैं, इसमें हनुमान जी सदा इस धरा पर विद्यमान रहेंगे जब तक राम नाम का संकीर्तन चलता रहेगा। तो बड़ी श्रद्धा से राम जी का नाम का संकीर्तन करें। हनुमान जी को यदि कृपा प्राप्त करनी है तो हनुमान जी के साथ साथ श्री राम जी का जय श्री राम का विशेष तौर पर स्तवन करें, सुंदरकांड का पाठ करें, रामायण का पाठ करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदर यज्ञ रखा है हनुमान जी कृपा प्राप्त करने के निमित्त, तो उसको पाठ करते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। और ये कार्यक्रम शाम को 5 बजे से आरंभ होकर रात्रि में करीब करीब बहुत लंबे तक चलेगा। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम में सुंदरकांड का पाठ होगा, हनुमान जी के जन्मोत्सव का यज्ञ होगा, हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाएगा। ये आश्रम में प्रतिष्ठित जो मूर्ति है हनुमान जी की, वो आचार्य केशव देव जी के सानिध्य में प्रतिष्ठित की गई, अनेक मनोकामनाओं को सिद्ध करने वाली है। विवाह जिनका नहीं हो रहा है, यदि वहाँ चोला चढ़ाते हैं, मैंने देखा है बहुत सारे लोग आके चोला चढ़ाते हैं उपाय के तौर पर और उनके कष्ट निवारण होते हैं। मुकदमों में विजय नहीं मिल रही है, भय दिक्कत है, चमत्कार उपस्थित होता है। इन सब उपायों को कर कर आप कल्याण का योग बनाएं। बहुत सुंदर तिथि है, अवश्य इसमें अपने घर पर बैठकर या कहाँ यहीं भी जहाँ भी हनुमान जी का सुंदर पूजन करके कल्याण का योग बनाएं। 24 अप्रैल का दिवस प्रतिपदा तिथि है, फागुन विशेष रूप से बुधवार का अवसर है और शुक्र ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। द्वितीय भाव में चलते हुए शुक्र शनि के साथ योग बना रखे थे, अब वो परिवर्तित होकर मंगल के साथ विराजमान होने का जो सुंदर उनका बेसिकली जो आगे जा रहे हैं, जिस प्रकार से मीन राशि में चल रहे थे, उच्च के चल रहे थे तृतीय भाव में, और वो अब जाकर आगे सूर्य के साथ स्थित होने जा रहे हैं। शुक्र चतुर्थ भाव में बृहस्पति के साथ। ये स्थिति थोड़ी सी बड़ी विचित्र दिखाई देती है। चतुर्थ भाव सुख का भाव है और वहाँ पर देवगुरु पहले से उपस्थित हैं, सूर्य वहाँ पहले से उपस्थित हैं, अब दैत्य गुरु वहाँ पहुँच रहे हैं। दोनों बुद्धियाँ अलग अलग हो सकती हैं, तो यानी मनोमस्तिष्क में विभाजन की स्थिति आ सकती है। ध्यान रखिएगा कुछ दिन तक। ऐसे में आपको खास तौर पे ध्यान रखने की ज़रूरत है, बुद्धि को जगाने की ज़रूरत है। बुद्धि सही समय पर साथ दे, उसके लिए आवश्यकता है गणेश जी का स्तवन। बुधवार है, गणेश जी के मंदिर में जाकर 2 दूर्वा अंकुर उन्हें अर्पित करें, पीले पुष्प अर्पित करें। गणेश जी बुद्धि के स्वामी हैं, सा कहा जाता है समस्त विघ्न हरता है। यहाँ बुद्धि 2 चाली में फंस सकती है आने वाले कुछ दिनों में, ध्यान रखिएगा। अभी बुध उदय, अभी जो शुक्र है उदय होकर बैठ गए हैं वहाँ पर, और बृहस्पति भी उदय है, साथ में सूर्य के साथ योग बना रहे हैं, तो 2 बुद्धि अलग अलग भावों में चल सकती है। दुविधा रहेगी किस रास्ते में जाए। गणेश जी का स्तवन करें, बुधवार का दिवस है तो कल्याण होगा। 25 अप्रैल का तिथि, द्वितीया तिथि, गुरुवार का अवसर, चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जाएगा, लेकिन उससे पहले तो बड़ा सुंदर दिन बना हुआ है। लाभ के योग प्रशस्त होते दिखाई दे रहे हैं, धन तो आगमन का रास्ता दिखाई दे रहा है। यदि बुद्धि को स्थिर करके काम करें, केसर का उपयोग करें, केसर का तिलक करें, भगवान विष्णु का पूजन करें, केले पर जल चढ़ाएं, पीली वस्तुएं दान करने का प्रयास करें, गुरुजन की सेवा करने का प्रयास करें। सारे उपाय हैं, जितनी भी अपने सामर्थ्य के अनुसार से करेंगे बड़ा अच्छा रहेगा। 26 अप्रैल की यदि हम बात करें तो उस दिन द्वितीया तिथि थोड़ी देर के लिए रहेगी, उसके बाद तृतीया का आगमन हो जाएगा। शुक्रवार का अवसर है और इस दिन बुध ग्रह मार्गी हो रहे हैं। बुध मीन राशि में चल रहे थे जो, और जिस तौर पे बड़ी कमज़ोर अवस्था में चल रहे थे, तृतीय भाव में आपकी राशि के अनुसार से योग बना रखा है, लेकिन अब मार्गी होकर पुनः सूर्य की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे में बुध थोड़े से शक्ति में संपन्न तो दिखाई देते हैं, लेकिन बहुत कमज़ोर अभी भी है।
तो बुद्ध को शक्ति देने का आपको प्रयास करना चाहिए आपकी राशि के अनुसार से, क्योंकि बुद्ध का जो स्वामी जो है, बुद्ध जो विशेष तौर पर भाग्य के स्वामी हैं आपके। अभी भाग्य पूरी तरह साथ नहीं देगा, इसमें बुद्ध को थोड़ा शक्ति दोगे तो भाग्य से साथ मिलना योग बनेगा। कोशिश करें गौ सेवा करें, गाय को पालक खिलाएं, ये उपाय कर कर आप लाभ ले सकते हैं। 27 अप्रैल का दिवस शनिवार का अवसर, तृतीया तिथि विराजमान रहेगी और साथ साथ में चतुर्थी व्रत का योग भी है। और ऐसे में ग्रहों का योगायोग आपकी राशि के अनुसार से, चंद्रमा बहुत कमज़ोर अवस्था में चल रहे हैं इन दिनों। चंद्रमा की स्थिति जो है विशेष तौर पर वृश्चिक राशि में चल रहे हैं। वृश्चिक राशि में लाभ के स्थान में तो बैठे हैं, लेकिन चंद्रमा मन थोड़ा कमज़ोर है और साथ साथ शुक्र का और बृहस्पति का जो योग बना हुआ है वो बुद्धि को अलग अलग चल रहा है, तो मन वहाँ डिसाइड नहीं कर पा रहा है कहाँ कौन सा उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे में गणेश चतुर्थी का अवसर पड़ गया है, तो कोशिश करें गणेश जी का स्तवन करें। हो सके तो जैसे हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाता है, ऐसे गणेश जी को भी चोला चढ़ाने की परंपरा है महाराष्ट्र में। ये बहुत अद्भुत है, जैसे यहाँ पे हनुमान जी को चोला चढ़ता है वैसे ही सिंदूर चढ़ाया जाता है गणेश जी को। सिंदूर गणेश जी को चढ़ाएं, हनुमान जी को चढ़ाएं, ये बड़ा सुंदर उपाय है। और दोनों के दोनों देवता, एक कहा गया ना हनुमान जी जो बुद्धि के स्वामी हैं, गणेश जी बुद्धि के स्वामी हैं, तो दोनों का पूजन करें, देखिए रास्ता मिलेगा, कल्याण का योग बनेगा। 28 अप्रैल का अवसर रविवार का अवसर है, चतुर्थी तिथि उदया तिथि है और ग्रह परिवर्तन की तरफ चले गए हैं। धनु में चले गए हैं चंद्रमा, और धनु राशि में चंद्रमा जाने के बाद बृहस्पति के साथ जो संबंध बना रहे हैं वो लाभ की स्थिति प्रशस्त करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ खर्चे भी तैयार कर रहे हैं। यदि खर्चे कंट्रोल कर पाए तो आमदनी ज़्यादा बढ़ सकती है, ये योग बन रहा है और एक आपके लिए लाभदायक और योग बन रहा है। शुक्र अस्त होने जा रहे हैं इस दिन, मेष में चलते हुए शुक्र अस्त हो जाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं मन की दुविधा को दूर करने के योग बन सकते हैं। जो शुक्र और बृहस्पति का योग चल रहा था, बुद्धि को कहीं ना कहीं फेरे में डाल रहा था, उसमें कहीं ना कहीं स्थिति परिवर्तन की तरफ जा सकती है। ऐसे में भगवान सूर्य का उपाय करना ज़रूरी है। रविवार का अवसर है, भगवान सूर्य का सुबह सुबह दर्शन करें, गायत्री का पाठ करें, सूर्य को अर्घ्य उपस्थित करें। सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान है, नए कार्य आरंभ करने के लिए स्थिति अच्छी दिखाई देती है। 29 अप्रैल के लिए ग्रहों की स्थिति दिखाई देती है, पंचमी तिथि है, सोम पंचमी का सुंदर योग है, भगवान शिव की इस आराधना करने का सुंदर अवसर है। ग्रह आपके अनुकूल है, खर्चे थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं, बस इसका ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि गजकेसरी योग तो विराजमान है बृहस्पति के साथ चंद्रमा का, लेकिन चंद्रमा जो है आपके 12वें भाव में उपस्थित होकर कहीं ना कहीं थोड़ी एंजाइटी भी बढ़ा सकते हैं और अननेसेसरी के क्लैश बढ़ा सकते हैं, अननेसेसरी के जुर्माने बढ़ा सकते हैं। यदि मन कंट्रोल ना रहा तो कहीं ना कहीं गलत फंस सकते हैं। इस बात का ध्यान करते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिएगा कि मन को थोड़ा बैलेंस करते हुए, कंट्रोल करते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिएगा। ऐसे में स्थिति ऐसी दिखाई देती है कि हर कार्य में आप मनोस्थिति ऐसी रहेगी कि मैं बड़ा हूँ, थोड़ा छोटे बनकर काम करने की ज़रूरत है। यदि अपने आप को बैलेंस रख पाए तो बहुत सुंदर रहेगा। शिव का ध्यान करना, सोम पंचमी है, ऐसे में शिव का ध्यान करें, शिव का आशीर्वाद लें, सुबह सुबह कल्याण होगा, पूरा दिन आपके लिए शुभ हो सकता है। 30 अप्रैल का दिन परिवर्तन का दिन है, षष्ठी तिथि है, मंगलवार का अवसर है और इस दिन भद्रा विद्यमान रहेगी। सुबह 7 बज के करीब 15 मिनट से लेकर करीब रात्रि में शाम को 7 बजे तक ये इस भद्रा का योग है। नए कार्य आरंभ करने के लिए दिन अच्छा नहीं दिखाई देता, लेकिन चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, सुबह 10 बजे के आसपास ये नई शक्ति का संचार करते दिखाई देंगे, आपके लिए शुभ रहेगा। योग आगे बढ़ने के सुंदर अवसर बनेंगे। हनुमान जी का सुबह सुबह स्तवन करें, कल्याण होगा। इन राशियों के प्रभाव से बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न चलते रहते हैं और वो लोग हमें लगातार हमारे YouTube चैनल पर प्रश्न भी करते हैं कि राशि कौन सी समझें। देखिए, राशि कई प्रकार की होती हैं, जन्म राशि, लग्न राशि, नाम की राशि, सूर्य राशि, और हर राशि का अपना एक प्रभाव है। हम आपकी राशि के अनुसार से यहाँ जन्मपत्री जो पूरी हॉरोस्कोप को डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। जितना % जिस राशि का प्रभाव है उतना % सबसे पहले जन्मपत्री को अच्छे से एनालाइज करने की ज़रूरत होती है, कौन सी राशि आपके लिए प्रभावी है। आमतौर पर जो ज्योतिष का सिद्धांत ये है कि जब जन्म नाम जो होना चाहिए वो जन्म राशि के अनुसार से होना चाहिए। जन्म का एक अक्षर निकलता है वो राशि के अनुसार से होता है, लेकिन आमतौर पर संसार में लोग जो हैं उस राशि से, उस अक्षर से नाम रखते नहीं हैं। आप अपने जन्म नाम रख लेते हैं, फिर उसका एक प्रभाव हो जाता है, तो इसलिए वो नाम राशि बदल जाती है आमतौर पर, लेकिन उसका प्रभाव है। तो इसलिए आप जब आप जन्मपत्री आप स्वयं ज्योतिषी बनने का प्रयास करते हैं, राशि को फल सुनते हैं, तो आप सोचें जितना जिस % राशि का उपयोग हो रहा है, कौन सी प्रभावी है, उसका उतना प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ जन्मपत्री में और बहुत सारे विषय होते हैं, दशाएं, अंतर्दशाएं, ग्रहों की जन्म की स्थिति क्या है, किस प्रकार से कौन सा ग्रह कितनी ताकत में है, आपका जन्म जो हुआ है कितने राशि के अनुसार से, जन्मपत्री के हिसाब से किस लेवल पर है,
व्यक्ति पहली मंजिल पर है, दूसरी मंजिल पर है, 100वीं मंजिल पर है, उसके हिसाब से बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करके जन्मपत्री का विश्लेषण करने का प्रयास करना चाहिए। हम जब जन्मपत्री देखते हैं तो उन सब चीज़ों का अध्ययन करके ज्योतिषी जो होते हैं वो सब व्यक्ति को बताने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ हम गोचर का प्रभाव आपको जन्म राशि, लग्न राशि के अनुसार से, नाम राशि के अनुसार से हर तरह से आप देखने का प्रयास करेंगे तो आपको वास्तविकता धीरे धीरे समझ में आनी शुरू हो जाएगी और उस तरह से आप इसको बहुत अच्छे से समझने का प्रयास कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो विवेकानंद योगाश्रम है बहुत सारे पराविद्याओं के क्षेत्र में लगातार कार्य कर ही रहा है। हम आपको लगातार इस सब संबंध में अवगत करा सकते हैं, कराते ही रहते हैं। और इस बार तो बहुत सुंदर तरीके से जो हनुमान जयंती का सुंदर अवसर है उसमें बड़ा सुंदर कार्यक्रम रहेगा। नित्यपति आश्रम में 8 घंटे करीब यज्ञ ही रहता है और आप अपने ग्रहों को ठीक करने के लिए अनेक प्रकार के शास्त्रीय उपायों को, उसका वृहद वर्णन शास्त्र में जो वर्णित है उसके अनुसार ही हम जन्मपत्री को एनालाइज करके बताते हैं। मंत्र अद्भुत हैं, यज्ञ विज्ञान अद्भुत है और हमने देखा है कि मंत्र विज्ञान के माध्यम से अनेक उपायों को करने से कई प्रकार के कष्टों को दूर कर सकते हैं। देखिए, एक जीवन में जब कष्ट आते हैं वो भार के कारण ही आते हैं और जो भार बनता है वो हमारे किए गए कर्मों से होता है। शुभ कर्म करेंगे तो शुभ पुण्य उदय होंगे, अशुभ कर्म यदि हमारे द्वारा हो जाएंगे तो अनेक प्रकार के कष्टों को उदय करेंगे। उन कष्टों को ठीक करने के लिए हम अनेक प्रकार के उपाय शास्त्र में वर्णित हैं। मंत्र जप, यज्ञ, विभिन्न प्रकार के दान, विभिन्न प्रकार की औषधियों का सेवन, ये सब उपाय शास्त्र में वर्णित हैं। उन सब उपायों को करकर इन कष्ट का और जो पाप पुण्य जो है उनका अकाउंट घटा बढ़ा सकते हैं और उनके घटने बढ़ने से समझिए आपके जीवन में पुण्यों का उदय होने से कष्टों से निवृत्ति प्राप्ति करने के योग बन जाते हैं। तो ये सब बड़ा वैज्ञानिक सिद्धांत है और बड़ा सीधा साधा सिद्धांत है। तो इसको समझने के लिए हम यदि प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से समझ में आएगा। अच्छे कार्य करके आप अपने पुण्यों का उदय कर सकते हैं और जीवन के कष्ट, जब कष्ट आ रहे हो तो समझ लीजिए अपने जीवन में कहीं ना कहीं पुण्यों का अकाउंट कम हो रहा है। यदि आपके अकाउंट में बहुत बढ़िया पुण्य भरे हुए हैं तो आपके द्वारा यदि पूर्व जन्म में या इस जन्म में जब भी काम अच्छे करते रहते हैं तो क्या होता है कि जीवन में कष्ट का समझ में नहीं आता है। लेकिन जब पुण्य कम हो जाते हैं अकाउंट में तब छोटा सा कष्ट भार आया जीवन में और वो भयानक कष्ट दे देता है और भयानक दुख उत्पन्न करने के योग बनाता है। तो जब दुख आ रहा है तो समझ लीजिए पुण्य को बढ़ाने का समय है। पुण्य को अहर्निश जीवन में शुभ कार्य, हमसे पुण्य होते कम हैं। हर क्षण कहीं ना कहीं कुछ गलत कार्य हो जाता है। चल रहे हैं रास्ते में, कहीं कोई जीव हत्या हो गई, चींटी मर गई, ये सब कहीं ना कहीं घट रहा है, पुण्य को घटा रहा है। तो समझ लीजिए तो हमको उन पुण्यों को यथा हम जीवन में यदि सोचें, शुभ कार्य कितने होते हैं, सुबह शाम तक यदि आप विचिंतन करने का प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है आप कुछ ही लगेगा। और जहाँ अगर नेगेटिव काम जो हुए हैं उनको सुनने देखने का प्रयास करोगे तो लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। कितनी बार झूठ बोला, कितनी बार आपके द्वारा अहित का कार्य हुआ, कितनी बार किसी व्यक्ति को दुख लगा, कितनी बार मुख से अपशब्द निकला, ये सब क्या कर रहा है? ये पुण्यों को क्षय कर रहा है। पुण्य बढ़ेंगे कैसे? किसी की सेवा करने से, धर्मात्मक काम करने से, अच्छे कार्य करने से, किसी को भोजन करा देने से, आशीर्वाद ले लेने से। कितनों का आशीर्वाद लेते हैं? आजकल तो लोग ऐसे हैं कि झुकने में भी लोगों को शर्म आती है, डर लगता है छोड़ो ना, क्या सम्मान करना है। देखिए एक बात समझ लीजिए, महाभारत का युद्ध आपको याद होगा, पांडवों के साथ क्या था? कोई सेना नहीं थी बहुत बड़ी, लेकिन पुण्य थे, सत्य था, आशीर्वाद था। दुर्योधन इतनी बड़ी सेना लेके बैठा था, उसके बाद एक ही चीज नहीं थी, केवल आशीर्वाद। यदि आशीर्वाद ले लेते हैं ना तो आप समझें तो आपके पुण्य बढ़ जाएंगे और पुण्य आशीर्वाद को लेने का प्रयास करें, देखिए शुरू होने के योग बनेंगे। यही सुंदर सिद्धांत है ज्योतिष विज्ञान को समझने के। ये ज्योतिष के साथ साथ जो ज्योतिष अकाउंट बताता है आपको, अकाउंट में कितना खाली है, कितना भरा हुआ है, और बढ़ाने का जो तरीका है, घटाने का तरीका जो है, अध्यात्म आपको समझाने का प्रयास करता है। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इन्हीं सब चीज़ों के लिए, शोध के लिए बहुत सारे कार्य लगातार करते रहते हैं। आश्रम पर नित्य प्रति 8 घंटे करीब यज्ञ चलता ही है। रविवार को उस यज्ञ में सम्मिलित सब लोग हो सकते हैं। रविवार वाले यज्ञ में मंत्र यज्ञ के लिए, ग्रहों के उपचार के लिए, अपने बहुत सारे स्वास्थ्य के निमित्त महामृत्युंजय मंत्र जप इत्यादि करने के लिए बहुत सारे व्यवस्थाएं आश्रम में बनाई गई हैं। बहुत सारे शोध किए गए हैं मुद्रा विज्ञान पर, यज्ञ विज्ञान पर, मंत्र विज्ञान पर, औषधीय विज्ञान पर। इन सब में लिए हमारे लिए बहुत सारे कार्य चलते रहते हैं। आश्रम पर एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया गया है योग प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद के लिए, जो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है। तमाम सरकारी लोग जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पैनल पे हैं, दिल्ली गवर्नमेंट के पैनल पे हैं, दिल्ली पुलिस के पैनल पे हैं, वो सब इस सुविधा को योग प्राकृतिक चिकित्सा में के द्वारा आयुर्वेद की चिकित्सा के माध्यम से लाभ ले रहे हैं। और हमने अद्भुत रूप से लाभ देखा है। बहुत सारे एलोपैथिक मेडिसिन के चक्कर में जीवन लोगों को निकल जाता है, चाहे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर डिसीज़ हैं, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, और कमर दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलिटिस, बैक एक।
हमने योग प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से ऐसी सुंदर व्यवस्थाएं अपने संस्थान में रखी हैं कि आप उन समस्त सुविधाओं को लेकर अपने तमाम रोगों को दूर भगाने का प्रयास कर सकते हैं और सुंदर तरीके से ये सब चीज़ें काम करती हैं। इनका सब वैज्ञानिक आधार है। पूरे विश्व में आज लोग योग प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप भी बाकी जो चीज़ें जो इस संसार में आधुनिकता के नाम पर जो कार्य किए जा रहे हैं उसके साथ साथ इन भारतीय प्राचीन योग विज्ञान, आयुर्वेद विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान के साथ लीजिए। हमारे पास डाटा ओरिएंटेड रिजल्ट्स हैं और हमने जो बहुत अच्छे से एनालाइज करके देखा है वो बहुत अद्भुत कार्य करते हैं। आप समझिए मुद्रा विज्ञान, मैं आपको यहाँ एक बात बताने का प्रयास करता हूँ। हृदय संबंधित रोग पूरे विश्व में आज परेशान कर रखा है। हर कोई गोली खाकर ही अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा है। ये अमृत संजीवनी मुद्रा है। मैंने ये मुद्रा का अभ्यास हज़ारों लोगों पर करके देखा। बहुत पिछले करीब 50 सालों में इस मुद्रा, आज से 1978 में मेरे पिता आचार्य श्री केशवदेव जी ने इस मुद्रा की खोज करी। उससे पहले शास्त्र में कहीं वर्णित नहीं थी ये हृदय की अमृत संजीवनी मुद्रा, और हमने इसका लाभ देखा। अद्भुत है। 3 सेकंड में दिस मुद्रा इज कैपेबल ऑफ गिविंग द फर्स्ट टू द हार्ट पेशेंट। आप 100 बेटे टैबलेट लेंगे, उसमें भी टाइम लगेगा, लेकिन उससे पहले 100 बेटे टैबलेट मना नहीं कर रहे हैं, आप जो लेना चाहते हैं मेडिसिन लें, लेकिन उससे पहले ये एक मुद्रा कुछ देर अभ्यास तो करें। कुछ ही देर में आपके हाथ को साउंड कर कर ये आपके कष्टों को दूर करने का योग बनाएगी और सुंदर तरीके से लाभ देगी। इसके ऊपर बहुत सारी और पुस्तकें विद्यमान हैं और पुस्तकों में के माध्यम से हमने बहुत सारे उपचार के माध्यम बताए हैं इन समस्त पुस्तकों में। कान में दर्द चल रहा है, ये शून्य मुद्रा करके देखिए, 3 मिनट में कान का दर्द, कान की होने वाली समस्याएं दूर करने में लाभ देगी। ऐसी बहुत सारी मुद्राएं। बच्चों को याद नहीं होता है, आपको नींद नहीं आती है, आप रोज गोली खाते हैं, कुछ ध्यान योग का सहारा लीजिए, प्लस ये ज्ञान मुद्रा का अभ्यास। पहली उंगली अंगूठे के साथ इस मुद्रा को लगा देने से ये ज्ञान मुद्रा बन जाती है। ये हमारे आश्रम के द्वारा ही पूरे विश्व में मुद्राएं पहुंचाई गई मेरे पिता आचार्य श्री केशवदेव जी के द्वारा। बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई आश्रम में इन सब चीज़ों के ऊपर, और पूरे विश्व में आज जितने भी लोग मुद्राओं का उपयोग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारी पुस्तकों के माध्यम से, हमारे आश्रम के शोध के माध्यम से ही कर रहे हैं। आप किसी वेबसाइट पे जाएं, आचार्य केशवदेव जी का नाम डालें, मुद्राओं का नाम डालें, आपको पूरी ऑथेंटिसिटी प्राप्त होगी और बहुत सुंदर तरीके से इन सब चीज़ों का लाभ प्राप्ति करने की योग बनेगी। तो हम ये समझाएं कि ज्योतिष, अध्यात्म, मंत्र विज्ञान, ये सब इंटर रिलेटेड है, ये सब का सब एक साथ चलता है। और हमने इन तमाम पराविद्याओं पर शोध भारतीय संस्कृति के अनुसार से हमारे इस आश्रम में पिछले 50 सालों से ये कार्य किए गए हैं। आप जुड़े विवेकानंद योगाश्रम से, आपका स्वागत रहेगा। हमारे जो संस्थान जो कार्यक्रम चलते हैं उन सब के बारे में आपको हम समय समय पर अवगत कराते रहते हैं इस चैनल के माध्यम से। और जो भी आपकी और भी कोई प्रश्न हो तो चिंता ना करें, हमारे नंबर्स पर व्हाट्सअप भेजें, आपने हमारे इस चैनल पर अपने कमेंट्स डाल सकते हैं। हम अवश्य उनका जो भी निदान होगा आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।